नमस्कार साथियों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जितनी भी बार बात की जाए कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। डॉक्टर संजीव चोपड़ा ये भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। पहली बार जब हमने इनसे बातचीत की थी तब कोरोना के समय हम सब लॉकडाउन फेस कर रहे थे और डॉक्टर संजीव चोपड़ा डायरेक्टर थे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के। तब भी पूरे देश के बारे में और विश्व के बारे में आपने बात की थी। दूसरी बार जब बात हुई तो आपकी एक किताब आई थी, वी द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑफ भारत। हमने बातचीत में जाना कि हम भारत के लोग कैसे हैं, कितना सुंदर भारत है, कितना खूबसूरत हमारा देश है, कितनी विविधताएं हैं, हम सब कैसे हैं और कितने सुंदर, सुघड़, सम्रांत, बड़े खूबसूरत देश के वासी हैं। ये तीसरी बातचीत जब हम उनसे करने जा रहे हैं तब उनकी एक और किताब आ चुकी है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है। अब वो इतिहासकार भी हैं, लेखक भी हैं और वैली ऑफ वर्ड्स के डायरेक्टर भी हैं। इस बातचीत में हम समझेंगे कि देश में जो करप्शन है उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। एमएसपी डिसाइड करना अब इतना आसान क्यों है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन समाज में कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट के क्या तरीके हैं, नौकरियां कैसे और ज्यादा पैदा की जा सकती हैं और इस देश में जो कुछ भी है उसको वैसा ही देखा जाकर पॉजिटिव तरीके से सुधारा कैसे जा सकता है। आज की बातचीत में भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले कि ये बातचीत हम शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करते हैं आप तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे बहुत सारे गेस्ट आपके बीच लेकर आए, बहुत सारी बातें करें, बहुत कुछ सीखें और खुद के जीवन को अच्छा बनाएं, समाज को अच्छा बनाने के लिए अपना योगदान जरूर दें। आइए फिर एक मुलाकात करते हैं डॉक्टर संजीव चोपड़ा से। एक सवाल जो मेरे पास जब मैंने कहा था कि मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि वो सुनते हैं कि जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो काफी सारा प्रेशर होता है ऊपर से जो आपको रोकता है। तो एक तो मैं ये ऊपर का प्रेशर समझना चाहूंगी, इसको रोका कैसे जाए, और दूसरा क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ कि आप सही काम नहीं कर पाए या थोड़ा सा रोक पाए? ये जो प्रश्न है इनको हम दो पार्ट्स में लेते हैं। बिल्कुल। अभी जब हम हॉकी का मैच देखते हैं उसमें कामयाबी गोलकीपर की ये नहीं है कि कितने, कामयाबी गोलकीपर की है कि वो कितने गोल बचा पाया। हम जब पब्लिक सर्विस में जाते हैं तो पब्लिक सर्विस अनलाइक, देखिए जो मेन जो फर्क है जो एक आर्मी में और जो एक कॉर्पोरेट लाइफ में और सिविल सर्विस में जो एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि जब जंग है तो जंग है, बड़ा क्लियर है कि मेरा दुश्मन कौन है और मेरा हितैषी कौन है। मुझे कारगिल जीतनी है, मुझे हाजीपीर तक पहुंचना है, मुझे ये करना है, मुझे ये वाली पीक कैप्चर करनी है, डायरेक्शन बड़ी क्लियर है। एक गोली, एक दुश्मन, एक निशाना, बड़ा क्लियर है। तो आइडिया इज वेरी क्लियर कि मुझे ये अचीव करना है और मैं उसके लिए पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी उसकी सपोर्ट में है, बिकॉज देयर इज कंप्लीट क्लैरिटी। हमारे देश के बॉर्डर वायलेट नहीं होंगे, ये आर्टिकल 1 शेड्यूल 1 का पहला प्रथम सिद्धांत है कि ये मेरा बॉर्डर है और इस बॉर्डर की रक्षा करूंगा। ड्यूटी ऑन टू डेथ बीएसएफ का लक्ष्य है कि ड्यूटी ऑन टू डेथ मैं लगूंगा, ये मेरा बॉर्डर है, इसको मैं पार नहीं करने दूंगा, मतलब एंटर नहीं करने दूंगा। इट्स माई वेरी क्लियर फाउंडेशन। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ा क्लियर है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स मेरे ये होने चाहिए, मेरे को पिछले में ये नहीं होना चाहिए, मुझे ये फॉलो करना है। अब जब पब्लिक लाइफ की बात आती है तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट है आइडियाज का कि मैं क्या करूं। जो लोग पॉलिटिकल्स जो उठ के आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में देखना होता है, बिकॉज दे हैव टू बी री इलेक्टेड। उनका भी एक रेवेन्यू मॉडल है, क्योंकि अगर कोई प्रधान दोबारा जीत के ही नहीं आ पाया, या अगर कोई विधायक दोबारा जीत के नहीं आ सका, या कोई एमपी दोबारा जीत के नहीं आ सका, तो उसके अच्छे होने का क्या फायदा। वो उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं।
उसके नजरिए में कई बार जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं उसके इलाके के लिए या उसके गेन्स के लिए या उसकी जो प्रोजेक्ट्स उसको अपने एरिया में चाहिए, उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालना स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। वो एक शॉर्ट टर्म गेम खेल रहे हैं बिकॉज उनको 5 साल के बाद फिर से इलेक्ट होना। जो अधिकारी हैं, मैंने 85 में ज्वाइन किया, मुझे पता था कि मुझे तो और अभी 36 साल की खेल खेलनी है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ये तो मैराथन में है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्प्रिंट लगा रही है। अब स्प्रिंटर की स्ट्रैटेजी और मैराथन रेस की स्ट्रैटेजी स्वाभाविक तौर पे अलग अलग होगी और उसमें कहीं पे बराबरी होगी, कहीं पे अलग होगी। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा सिस्टम डिजाइन है इसका मैं बताऊंगा कि इसमें सिस्टम में एक फ्लॉ है और जैसे जैसे वो सिस्टम में फ्लॉ खत्म होता जाता है तो ये जो आगे जो डिफिकल्टीज थी वो अब आगे से बहुत कम हो गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी 85 में, तो 87 में मैं सब डिविजनल ऑफिसर बन गया था, सब कलेक्टर, सब एसडीएम। तो हमारे पास तब जोहार रोजगार योजना होती थी, इंदिरा आवास योजना होती थी। तो उसमें क्या होता था कि एक गांव है तो आपको उस गांव के सबसे जो वीकेस्ट हैं, मतलब वीकेस्ट 100 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और आप 10 घर बना सकते हैं। अब उस गांव में 300 लोग गरीब हैं और उस गांव में 30 लोग हैं जो एलिजिबल हैं इंदिरा आवास योजना के लिए। तो वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, चॉइसेस विल हैव टू बी मेड। जब वो चॉइस मेक करनी है तो नेचुरली जो पार्टी सत्ता में होगी, जो एमएलए वहां का इन्फ्लुएंशियल है, वो चाहेगा कि उसके सपोर्टर वो उसको लें और जो दूसरे पार्टी के लोग होंगे वो चाहेंगे इसको ना मिले। अब इसका जो अभी जो सोल्यूशन आया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, हर एक को दो, गिव इट, नो एक्सक्लूजन शुड बी प्रोनाउंस। और आज की डेट में ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिला पंचायत को मैंडेट है कि आप हर एक को नौकरी देंगे। जो आपसे रोजगार चाहेगा आपको उसको रोजगार देना। इट डजंट मैटर वो बीजेपी से है, सीपीएम से है, तृणमूल कांग्रेस से है, निर्दलीय है या जो भी है, या मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को मानता ही नहीं है, आपको हर एक को देना और आपके पास फंड्स हैं देने के। अब जो नई जो स्कीम बन रही है हमारी पीएमजेवाई या जो स्वास्थ्य कार्ड जो बन रहा है उसमें हर एक को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम जो थी वो प्रॉब्लम कुछ तो स्ट्रक्चरल थी ना, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। जब आपने एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट हुई, जब स्केर्सिटी क्रिएट होती है तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं इसको करूं या उसको करूं। जब वो स्केर्सिटी नहीं रहती, और जो ये महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है या जो हमारा जो ये प्रधानमंत्री कार्ड जो स्वास्थ्य कार्ड है, इन सब से जो सॉल्यूशंस जो आई हैं, इन्होंने बहुत हद तक करप्शन को मतलब ऑलमोस्ट आई वुड से ऑलमोस्ट लीस्ट कर दिया। अब जैसे चाहे वो राइट टू फूड हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, ये सब चीज़ों की वजह से जो एक एबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में, वो बहुत बेटर है आगे से। अब देखिए, आगे जब तक पुलिस के पास फोरेंसिक लैब्स नहीं थी, जब तक हमारे पास साइबर कंट्रोल सेल नहीं था, जब तक हमारे पास टेक्निक्स नहीं थी, तो बहुत हद तक मतलब मारपीट के कन्फेशन निकालते थे। अब मारपीट के कन्फेशन निकालना कोर्ट में प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे अगर हर डिस्ट्रिक्ट में फोरेंसिक लैब्स हो जाएं, अगर सिस्टम्स बेटर सेट हो जाए, तो वो भी चीजों में सुधार आएगा। चीजों में सुधार सडनली नहीं आता, चीजों में सिस्टम पे काम करने की जरूरत, सिस्टम पे काम और रिसोर्सेज पे काम करने की जरूरत। सिस्टम और रिसोर्सेज दोनों पे, आई वुड से सिस्टम, रिसोर्सेज एंड पॉलिसी, तीनों चीजों पे हमारा काम जो है वो जब होता रहेगा ठीक ठाक। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मेरा प्रिय एग्जाम्पल, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से हमने जो किसानों का जो ऋण है उसकी जो आगे तो लेते थे, मनी लेंडर से पैसे लेते थे, महाजनी प्रथा थी, तो उसके बाद में बैंकों से आना शुरू हुआ, फिर उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। हर साल बैठ के, मुझे याद है, वो कलेक्टर डिसाइड करते थे कि इस फसल के लिए कितने पैसे देने, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या। अब बड़ा सिस्टम रूटीन बना दिया कि आपकी जो लैंड होल्डिंग है, आपकी लैंड होल्डिंग के बेसिस पे उस डिस्ट्रिक्ट की औसतन क्या क्या इनपुट्स कॉस्ट हैं राइस के लिए, पोटैटो के लिए, वीट के लिए, उसके बेसिस पे एक शेड्यूल बन जाता है। इस शेड्यूल बनने से वो 99% प्रॉब्लम जो है
किसान क्रेडिट कार्ड की इंटाइटलमेंट की वो सॉल्व। उसके बाद में अब किसी को एक्सेप्शनली अगर कुछ चाहिए, एक्सेप्शनली कोई स्ट्रॉबेरी करना चाह रहा है या कोई माइक्रो करना चाह रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो 0.1% है, दे कैन टेक अप द केस, बट इन 99% केसेस द मैटर इज सॉर्टेड। इसी तरह अब किसान क्रेडिट कार्ड से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से इंश्योरेंस लिंक कर दिया गया। तो ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, राइट। तो ये सॉल्व हो रही हैं और आगे और भी सॉल्व होंगी। अब आगे एक जमाने में किसान को पता ही नहीं होता था कि रेट क्या है, मंडी का रेट क्या है। अब तो एमएसपी अनाउंस होनी शुरू हो गई। अब जो रेट्स हैं वो आपके उसके ऊपर आ रहे हैं, जो हमारे मोबाइल फोन पे आ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स की इंप्रूवमेंट हो रही है, वेयर हाउसिंग खुल रही है। तो ये सब चीजें जब तक होंगी नहीं तब तक ये कहना बड़ा आसान है कि करप्शन हटा दो, करप्शन हटा दो। करप्शन तभी हटेगी जब हमारे पास सिस्टम्स होंगे एक चीज को रिजॉल्व करने। तो मैं बड़ा फेवरेट एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल इस देश में अमूल दूध का है। अमूल हो गया और बाकी हर जगह में अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। मध्य प्रदेश में भी होगी, बंगाल में हिमुल है, कर्नाटक में नंदनी है, यूपी में पराग है, आंचल है उत्तराखंड में। तो जब भी एक दूध प्रोड्यूसर जो है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जब वो जाता है मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी में तो अपना दूध लेके जाते हैं, तो दूध का मेजरमेंट सबके सामने होता है कि ये 1 लीटर 250 ग्राम, 1 लीटर 300 ग्राम। उसमें कोई बाधा नहीं है कि आप 2 लीटर लाओ या 2 लीटर 500 ग्राम लाओ, 10 लीटर लाओ, जितना मर्जी है लाओ, अब ले आओ। आपके सामने उसका सैंपल भी ले लेंगे, तो आपने क्वालिटी, तो उसमें पता लग जाएगा कि इसमें फैट कितना है, एसएनएफ कंटेंट कितना है। और अगर आपने पानी मिलाया है तो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पैसे आपको दूध की कंटेंट पे मिल रहा है, फैट एसएनएफ पे मिल रहा है रादर देन दूध के ऊपर। तो दूध में जो आगे जो पानी मिलाने वाली की जो प्रथा थी, जो शहर में लोग आते थे पानी मिलाते थे, वो कम हो गई। क्योंकि अब आपको एक तरफ से तो अमूल का दूध मिल रहा है या किसी एक मार्केटिंग फेडरेशन से, मदर डेयरी से दूध मिल रहा है, जिसके अंदर सब पैमाने जो है वो फिक्स हैं। तो उस पैमाने के फिक्स होने से जो बाकी है उनको भी अपने दूध की क्वालिटी में इम्प्रूव करना। अब ये जो चीजें हमने इसमें कर दी हैं, अब जब हम प्रोक्योर करते हैं, पल्सेस प्रोक्योर, दलहन तिलहन या गेहूं प्रोक्योर करते हैं, तो अभी तक वहां पे वो टेक्नोलॉजी नहीं आई। मतलब टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी तक उसको हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर पाए। लेकिन जो अब जब जो हाई क्वालिटी जो बासमती जो ग्रेन आता है, उसमें जो बासमती की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, उनमें ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन लगी है, जिसमें वो एवरेज लेंथ कितनी है ग्रेन की, एवरेज उसका कलर क्या है, उसके अंदर मिक्सचर कितना है, उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, वो सब नजर आ जाता है। अब उसके बेसिस पे डिटरमिन होता है कि क्या दाम होना चाहिए। इसी तरह जैसे जैसे हमारे मार्केट्स में, जैसे जैसे हमारी मंडियों में एक ग्रेडिंग सॉर्टिंग मशीन लग जाएंगी, मॉइस्चर मीटर लग जाएंगे, तो करप्शन वहां भी कम होगी। करप्शन इज अ एलिमेंट ऑफ, आई मीन करप्शन कैन बी हैंडल्ड इफ वी वांट टू। अगर हम डिटरमिन्ड हो जाएं, हमें करप्शन को पीछे पड़ जाएं, तो करप्शन खत्म हो सकती है। देखिए, जीएसटी के आने से काफी हद तक करप्शन कम होगी। अभी भी 3 सेक्टर्स हैं जिनमें जीएसटी नहीं लगी। अभी रियल एस्टेट में नहीं लगी, क्योंकि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट का कंट्रोल है रियल एस्टेट, लिकर पे बहुत कंट्रोल है। मैं और अब बड़ा खुश हूं कि बहुत सारे अब इंडस्ट्री वाले भी कहते हैं कि इन सेक्टर्स में भी जीएसटी लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्लियर है कि लगना चाहिए। जीएसटी जब जैसे जैसे लगेगा तो सिस्टम प्रोडक्शन, जब जब सिस्टम्स आएंगे तो देश का टैक्स बेस बढ़ेगा, देश में और चीजें भी अनुकूल होंगी। अच्छा है। ये जो आजकल कहते हैं कि फ्री में सुविधाएं बांटी जा रही हैं, सरकार पॉपुलर होने के लिए या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पैसों का बांटना जो जारी है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरा ये मानना है कि सरकार बनती ही इसलिए कि लोगों की मदद करे, तो मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन इस मदद के बदले में उन लोगों का डेवलपमेंट क्या? एक समय तक यदि मैं किसी को कुछ रुपया देती रहूंगी तो उससे उसका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता। मनीषा जी, हम इसको आइदर और में क्यों लेते हैं? इसको बाइनरी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मेरा ये मानना है कि देश में इतने रिसोर्सेज हैं और इतने ज्यादा रिसोर्सेज हम और मोबिलाइज कर सकते हैं कि a lot of these things can be sorted out. lot of these things can be sorted out. ये कहने के बाद आपका भी मानना बिल्कुल ठीक है कि फिजिकल डिसिप्लिन
होना बहुत जरूरी है। अब मैं तो ब्यूरोक्रेट की तरह ही बात करूंगा, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन इन अ सेंस द फैक्ट इज कि ये जो ट्रांसफर स्कीम्स ये शायद इसलिए हुई हैं बिकॉज गवर्नेंस, जो बेसिक गवर्नेंस थी, उससे हमारा ध्यान थोड़ा सा हटा है। अब देखिए, अगर सबसे जो इनफैक्ट ये है, दिस इज लाइक जैसे दाल रोटी के ऊपर एडिशनैलिटी, अचार भी रख लो, पापड़ भी रख लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन जो एसेंशियल जो दाल रोटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बहुत जगह पे सरकारें अपना स्कूल ठीक से नहीं चला पा रही जी। हमारे प्राइमरी शिक्षा जो है उसमें प्रॉब्लम है, हमारे आईसीडीएस सेंटर्स में थोड़ी समस्या चल रही है, हम स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ आईटीआईज जो हैं यहाँ, क्योंकि अगर देश में नौकरियां हों, अगर देश में स्किलिंग हो रही हो, अगर देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक हो रही हो, अगर जो जिस स्पीड से मतलब क्योंकि अभी भी देखिए हमारे एग्रीकल्चर में बहुत लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में इतने लोगों की अब शायद आवश्यकता नहीं है, दे हैव टू मूव टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, लेकिन क्योंकि उसमें मौके नहीं मिल पा रहे इसलिए वो वही है। इसलिए वो वही है। अच्छा, दूसरा ये लाडली बहना स्कीम या बाकी स्कीम इसलिए है बिकॉज अभी तक महिला पार्टिसिपेशन कितनी है वर्कफोर्स में, अगर महिला पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में बढ़ जाएगी तो ये जरूरत ही नहीं है, ये इन चीजों की जो 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 अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। अब देखिए, अगर एवरेज इनकम बढ़ेगी, जब एवरेज इनकम बढ़ेगी और जब घर में लोगों के पास एक बिजली का बल्ब और एक पंखे से ज्यादा जैसे उपकरण आएंगे, वो क्यों चाहेंगे कि ये फ्री में चाहिए, चाहेंगे भी तो, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, राइट? बिकॉज सो द पॉइंट इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। और देखिए, हर जगह जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अगले 5 साल में लिए देखना है, अगले चुनाव के लिए देखना है, वापस आना लेकिन एज लॉन्ग एज बट अगर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचेंगे हम तो फिर ठीक हो जाएगा। ये द्वंद तो रहेगा ही, ये द्वंद तो रहेगा ही। मेरा ये कहना है कि इस तरफ हमें क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि सच भी है कि हमें तो ये करना चाहिए कि जो जहां जहां पे सरकारी संस्थाएं हैं, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि वो और बेहतर चले। अगर स्कूल है तो एज अ सिविल सोसाइटी हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने जो भी हमारे एरिया में स्कूल है वहां चले जाएं, देख लें स्कूल में क्या हो रहा है। अगर स्कूल में थोड़ी फर्नीचर का अभाव है तो फर्नीचर दे दिया जाए। अब छोटी सी चीज है, पोस्ट ऑफिस जाइए, आजकल बहुत कम लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जिनमें सफिशिएंट कागज नहीं है, जिसमें कोई सुविधाएं नहीं है। आप जाके वहां पे थोड़ा एक वाटर कूलर लगा दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? तो हमारा भी तो दायित्व कुछ बनता है। हम सब लोग जो मिडिल क्लास में हैं, जिनका अच्छा खासा इनकम है, व्हाट प्रिवेंट्स अस, जाइए अपने बगल के स्कूल में जाके कूलर दे दीजिए, जाइए स्कूल में जाके जो बच्चियां उनके लिए सैनिटरी नैपकिन दे दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? तो ये चीजें तो, हर चीज को ये सोचना कि हर चीज सरकार करेगी, हर चीज सरकार करेगी, व्हाट इज दिस? हम वी आर पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वी आर प्रिविलेज्ड टू बी एजुकेटेड इन दिस कंट्री, वी हैव गॉट अ लॉट फ्रॉम दिस कंट्री। दोबारा इस देश में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत डंका वंका बजाने की जरूरत नहीं। जाएं, जो लोकल कॉलेज है उसमें जाके बात कर लें, लोकल कॉलेज है उसमें उसकी लाइब्रेरी में किताबें दे दें, बच्चों से बात कर लें, तो ये बहुत सारी चीजें जो हम अपने स्तर पे, अगर हमारे देश के जो जो 10-12-20 हजार जो जो 10-12 इतने संख्या बहुत बड़ी है, अगर हम सब लोग यही रिजॉल्व कर लें कि हम साल में 1-2 बार अपने जो लोकल स्कूल है वहां चले जाएंगे, तो स्कूल में क्या डिफिकल्टीज होती हैं? स्कूल में डिफिकल्टीज क्या है? लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, पर्दे नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है, तो दे दो भाई, 4 पंखे लगा दीजिए, बिजली लगा दी। क्योंकि आगे जो काम हम मंदिरों के लिए करते थे, अब आमतौर पे मंदिरों में पंखे लगे हुए हैं, आगे लगा रहता है ना, ये पंखा उसके सौजन्य से प्राप्त हुआ, ये बिजली का भी उसके। अब जाइए स्कूलों में उसको इम्प्रूव कर दीजिए, जाइए किसी कॉलेज में जो 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 सरकारी कॉलेज है या जो ठीक ठाक नहीं करा, तो वी कैन डू अ लॉट। अगर हम चाहें कुछ करना तो उसमें कोई बाधा नहीं है। हम प्रॉब्लम ये है कि हम कभी कभी बहुत पीछे हो जाते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि सरकार और हम में कोई ऐसा कोई द्वंद्व थोड़ी है, वो भी हमें और हम भी वो हैं। तो यदि जरूरत पड़े तो आप सरकार का रोल क्यों नहीं निभा मतलब सकते? सरकार का जो छोटा, बिकॉज देखिए बहुत सारी चीजें जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, सरकार में और आप में कोई द्वंद्व नहीं है। पुलिस स्टेशन जाइए, जिस पुलिस स्टेशन में कूलर नहीं है, कूलर दे दीजिए वहां पे जाके,
क्या प्रॉब्लम है इसमें? बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे बैठने की कुर्सी नहीं है, बैठने का वो वेटिंग एरिया नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए, बैठने के लिए नहीं है। जाइए किसी ऑर्फनेज में चले जाइए, जो जो कुछ कुछ करते रहिए। महीने में 2 महीने में, मैं तो कहूँगा साल में एक बार भी कर लें तो भी काफी। यदि आप चाहते हैं कि लोग किसी के दिए पैसे से इन्फ्लुएंस होके कुछ गलत ना करें, तो उस व्यक्ति को सही जीवन जीने में मदद कर दीजिए। उसे कुछ स्किल डेवलपमेंट के साथ कुछ खुद के स्वावलंबन के लिए, कमाने के लिए मदद कर दीजिए। और ये भी ना कर पाए तो अपने आसपास जहां कहीं भी आप जो भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी बात की कि किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, वहां जो जरूरतें हैं उसे पूरी कर दीजिए। एक कुछ लोगों का ग्रुप बना लीजिए और रेगुलर उस सरकारी स्कूल में जाइए, देखिए कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं, या बच्चों को आपकी जरूरत है क्या, या किसी और तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत है क्या, तो वो मदद कर सकते हैं। और हमें कन्फ्रंटेशन मोड में नहीं जाना है। हाँ, You don't have to get into confrontation mode। जाके टीचर को ये कहना है कि आपने ये नहीं किया, छोड़ दीजिए उसको। जैसे आपने पहले एक बार कहा ना कि छोड़ दीजिए कि औरों को क्या कहना, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव दैट स्कूल। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड से जब हम जाते हैं तो आई थिंक 9 out of 10 cases थिंग्स विल बी ऑलराइट। एंड यदि यदि आपने ये करना शुरू किया कि अपने आसपास देखना शुरू किया, बजाय ये देखने की कौन क्या नहीं कर रहा है, अगर आप ये देखना शुरू करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और उस पर काम भी करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपका मेंटल पीस स्ट्रांग हो जाता है। एक कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, दूसरा आप पॉजिटिविटी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं। तो वो सही तरीका है अपने देश को खुद गढ़ने का, बजाय इसके कि बैठ के इंतजार करें कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया या इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। आप यही कहना चाह रहे हैं, जहां मैं समझती हूँ। अब एक और चीज आजकल बहुत ज्यादा है, हमारे यंग बच्चों की बात करें तो यंग बच्चों के पास पहले पूरा परिवार होता था। जैसे भाई भाभी होते थे, दीदी जियाजी होते थे, ताऊसा ताईसा होते थे, चाचा चाची होते थे, और छोटे बड़े भाई बहन सब होते थे। तो बहुत सारी चीजें वो अनवेरिंगली सीख जाते थे। उसके बाद स्कूल और टीचर्स के पास इतना राइट होता था कि माता पिता खुद कह के आते थे कि अगर मौका मिले तो आप 2 झापड़ मार सकते हैं अगर मेरा बेटा गलती करता है। आज वो दोनों चीजें नहीं है। अब ये बच्चे क्या करें, किताबें पढ़ें या कैसे उनको हम गाइड करें कि उनको किस रास्ते जाना है, और अपने लिए तय करना है एक रूल बुक कि आगे जिंदगी में क्या परिस्थितियां आती हैं पता ही नहीं, मैं मेरे रूल बुक पे बना रहूंगा और मैं अपने समाज के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए इस तरीके से ये काम कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि समाज का दायित्व है कि हम इस समाज में एक इंटरजेनरेशनल डायलॉग की बात करें। और ये जो जो दायित्व है ये सीनियर्स का होना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम बच्चों से बात करें, स्पेशली जो टीनेज चिल्ड्रन हैं, 13-14 साल की उम्र, जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं उनके मानसिक डेवलपमेंट पे, उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे, उनके शारीरिक डेवलपमेंट पे। वो सब एक ऐसा समय है जब उनसे कोई बात नहीं कर रहा। और जब ये बात अगर हम ये बातें करनी उनसे शुरू करेंगे, उनके मेंटल ग्रोथ की, उनकी बॉडी की ग्रोथ की, उनके हार्मोनल ग्रोथ की, अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि ये स्वाभाविक है, ये बड़ा नेचुरल है, इसका ये पॉजिटिव्स हैं, इसके ये नेगेटिव्स हैं, आपको शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक एज के साथ ही होनी चाहिए। अगर हम एक फ्री फ्रैंक डायलॉग करेंगे घर में भी और स्कूल में भी, और कुछ स्कूलों में अब होना शुरू हुआ है, मैं बड़ा खुश हूँ। कुछ स्कूलों में तो 8-9 बच्चों को भी वो ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में, जेंडर राइट्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, गुड टच बैड टच के बारे में साफ साफ बात कर रहे हैं। तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। ये कुछ आंगुल भाषी स्कूलों में हो गया है, पर मुझे लगता है कि इसको हमें हर जगह डिस्कस करना पड़ेगा, और ये डिस्कस जितना करेंगे उतना बेटर होगा। इससे सब सोल्यूशन हो जाएगा, दिस आई डू नॉट नो, लेकिन इससे सर्टेनली एक अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ेगी। बात निकल के फिर वही आती है कि बात करिए। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों से बात करिए, यदि आप बच्चे हैं तो दोस्तों से बात करिए, दादा दादी से बात करिए, अपने आसपास देखिए कौन ऐसा है जिससे बात करके आप अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है।
सोसाइटी का दायित्व है कि कुछ ऐसे सेंटर्स डेवलप करें। जैसे पहले बच्चे किताबें बहुत पढ़ते थे, एक छोटी सी लाइब्रेरी नहीं होती थी तो एक दुकान होती थी जहाँ किताबें मिलती थी, लेके आते थे और वापस करके आते थे, कुछ 10-20 पैसे दे के एक मेंबर बन जाते थे। तो किताबों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे छोटे बच्चों के लिए होनी चाहिए, लाइब्रेरीज बहुत सारी होना तो चाहिए। हम बना लें ना, मतलब हम होनी चाहिए कि छोड़िए मनीषा जी, अब तो ये है कि जो भी जिस व्यक्ति के पास भी थोड़ा सा रिसोर्स है वो अपने घर में ले आए ना 20 किताबें और आसपास नेबरहुड में पढ़ना शुरू कर दे। होनी चाहिए, छोड़ें, लेट अस से कि चलिए जितने लोग देख रहे हैं कि हम अपने यहाँ कम से कम 20 किताबें 30 किताबें ले आए और बांटना शुरू कर दें आपस में बच्चों को। क्या खूबसूरत सी बात आपने कही है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए कहने के बजाय इनमें से मैं क्या शुरू कर दूं कल के दिन में, इस पे सोचिए। आपके पास घर में छोटी सी जगह खाली है तो एक छोटी सी लाइब्रेरी वहां बना दीजिए और आसपास के कम से कम 20 परिवारों के बच्चों को जाके बोल दीजिए कि एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ है, बच्चे यहाँ आके पढ़ सकते हैं, किताबें ले जा सकते हैं और वापस कर सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयोग ये कैसे छोटे छोटे हमें प्रयोग ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी मेजर चेंज जो है वो आप नमक आंदोलन का एग्जाम्पल लीजिए। महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी ने कहा कि नमक आंदोलन करेंगे तो सब लोग उन पे हंसे। इनफैक्ट सरदार पटेल, नेहरू, ये दोनों भी उन पे हंसे। और लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे, ही सेड दैट इन इंग्लिश, ही कोटेड, ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू लूज माय स्लीप ओवर दिस, बट ही अंडरस्टूड। ने देखा कि ये तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हर आदमी जुड़ सकता है, क्योंकि बंदूक लेके रेवोल्यूशन लाना तो हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन सॉल्ट हर आदमी कर सकता है। अब देखिए, हर आदमी अपने घर में 20 किताबें लेके तो आसपास में बांट सकता है, तो ये करें, मतलब जो आसपास में लाइब्रेरीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमें जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है उनको हमें करना चाहिए। तो जैसे अगर हम बताने जाएं तो एक तो आपने कहा कि आप कहते हैं बच्चे किताबें नहीं पढ़ते, तो आप किताबें बाय करिए, हाँ, 20 बच्चों को बांट 20 को दीजिए, बांट दीजिए उनमें से और उसमें फिर डिस्कस करिए, उनमें डिस्कस करिए कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कहानी। अब देखिए, ये अभी ये पुस्तक जो कल हम डेली कॉलेज में डिस्कस करेंगे, दिस इज फ्रॉम ये लिंथुई चानू ने किताब लिखी है जी। वायल कटी। ये वायल कटी जो है, ये पूरी मणिपुर की जितनी जो लेजेंड्स थी उनको कंबाइन करके उसने लिख दी, और ये इससे अब बहुत ज़्यादा मणिपुर के बच्चों के लिए, और मणिपुर के अलावा जो देश के बाकी बच्चे हैं वो भी जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि जो लोक कथाएं हैं, तो लोक कथाओं में भी कितनी सिमिलरिटी है। लोक कथाएं हर जगह ही कुछ लगभग वैसी होती हैं, मॉरल्स उनके लगभग सिमिलर होते हैं। तो चाहे वो रशिया में लुढ़कन मटर हो या ये वाली किताब हो या कहीं भी हो, तो एक फंडामेंटल सी यूनिटी जो है वो हर एक क्लासिक में, हर एक लोक कथा में जो होती है कि अंत में अच्छा उसी का होता है जो पॉजिटिव रहे, सहयोग करना जरूरी है, इंटरपर्सनल रिलेशन रखना जरूरी। तो ये सब चीजें लोक कथाओं से हमें पता लगती रहती है। हमारे जो पुरानी कहानियां हैं, पुरानी कथाएं हैं, या पुराने लोग जो सुनाते थे, जब दादा दादी, हम कहते थे कि दादी ने ऐसा कहा था, दादा साहब ने ऐसा कहा था, वो परंपरा कहीं गायब होती जा रही है, वो शुरू करिए। और आपके पास जो भी पुराना आपको याद है उसको स्प्रेड करिए, बजाय ये कहने की कि आजकल कोई ऐसा नहीं करता, आजकल कोई वैसा नहीं करता। हमारे अपने पुराने एसेट में इतना सारा खूबसूरत है। इनफैक्ट जो लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनसे पूछ लें कि उन्होंने पर्यावरण के बारे में क्या किया। जो आज की जितनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब तो हमारे दादा दादी की भी तो क्रिएट की हुई हैं। सब कुछ जो हमारे दादा दादी ने किया वो ठीक थोड़ी था, सब कुछ जो हमारे नाना नानी ने किया वो ठीक थोड़ी था। उन्होंने बहुत सारी चीजों को अनदेखा किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को क्योंकि अगर आज ज्वाइंट फैमिली टूटी तो हमारी वजह से थोड़ी टूटी है, ये तो उनकी जनरेशन की वजह से भी टूटी है। तो किसी भी जनरेशन को हक नहीं है कि वो कहे कि अगली जनरेशन बर्बाद है, इसी जनरेशन को ये भी हक नहीं कि वो कहे कि पिछली जनरेशन ही पूरी बर्बाद थी। तो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में उतार चढ़ाव होना टेक्नोलॉजी के साथ। अब देखिए, एक जो बड़ी अच्छी चीज हो गई है, ये व्हाट्सएप से अब कितने लोग जुड़ पा रहे हैं, मतलब जो कजन्स अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई तो एक ग्रुप बन गया है, और कभी भी किसी से आप क्या बात कर सकते हैं। और कितना अच्छा लगता है। अभी मेरी नीस की 11 साल की उम्र में उसकी इकोनॉमिक्स में उसकी लेटर छपी, तो इमीडिएटली सबको पता चल गया। तो
तो ऐसी छोटी छोटी, आगे इतना देर वेट करनी पड़ती थी। अब व्हाट्सएप ग्रुप से तो बहुत फायदा हो गया, परिवार फिर से जुड़ने लग गए। तो क्या हमने टेक्नोलॉजी को सिर्फ पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव लिया, तरीके से देखा या नहीं? अब स्कूल के जो फ्रेंड्स थे जिनसे संबंध सालों दोबारा नहीं होता था, सालों नहीं होता था, नहीं नहीं होता, होता अब व्हाट्सएप से आ गया। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो टेक्नोलॉजी ने हमें ला के दी हैं। और तो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू सोशल मीडिया, वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू व्हाट्सएप ग्रुप्स फॉर कनेक्टिंग अस, फॉर मेकिंग अस फ्रेंड्स ऑल ओवर अगेन। ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं मतलब नज़र में, ऐसे ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन आमतौर पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आपके जिंदगी की कोई ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि डिसीजन मुश्किल हो रहा है पर मैंने वही लिया जो मैं चाहता था, या कहीं कोई ऐसा चैलेंज हो, या आपकी जर्नी में जो चैलेंज हो जहां से हम कुछ सीख पाए कि लोगों को कई बार ऐसे लगता है ना कि आप तो इतने बड़े पद पे रहे, आपकी जिंदगी तो कितनी नहीं आसान नहीं, रही ऐसा होगी। कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिंदगी में चैलेंजेस ना आए। यस। चैलेंजेस हर स्टेज पे रहे। मैं एसडीएम था कालिम्पोंग में, तब चैलेंजेस थे। तब मतलब तब कुछ हादसे हुए थे एक हॉस्पिटल में, तो नर्स के साथ एक असॉल्ट हुआ था। तो उस समय ऑप्शन थी चुप रहने की या बोलने की। तो तब बड़ा क्लियर था, तब सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अगर आप बोलेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि माहौल ऐसा है, इतना इतना जो माहौल है इस समय, जेएनएलएफ की एजिटेशन चल रही है, इस माहौल में टू बी क्रिटिकल ऑफ द यूनिफॉर्म फोर्सेस विल नॉट बी गुड। और अगर आप ऐसा करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो भी कुछ नहीं होगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो जो ट्रैक है, जो आपकी जो प्रमोशन ट्रैक है, उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो मैंने इस पे सोचा, ये डिसीजंस इतने आसान नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा कि, तो सोचा इसके ऊपर बहुत दिन तक सोचा, लेकिन फिर मैंने ये तय किया कि शायद इसके बाद मैं अपनी कॉन्शियंस के साथ आई विल नॉट बी एबल टू लीड माई लाइफ, बिकॉज उस नर्स की माँ ने आके मुझे एक दिन फटकारा ऑफिस में। उसने कहा कि आप भगवान थोड़े हैं। आई रियलाइज की, आई सेड ठीक है, आई राइट द रिपोर्ट नोइंग फुली वेल कि उस रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरा काम पूरा मैंने किया। अपना काम पूरा कर दिया। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स आते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि सही काम करना बड़ा मुश्किल है, करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये कहना कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गई हो कभी, ऐसा भी बहुत कम हुआ है, ऐसा भी बहुत कम हुआ है। एक कुछ टेक्निक्स मैंने सीखी हैं, और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्लोजली काम करके भी उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है कि एक तो ये कि ये जो काम नहीं करना है उसको, अगर नहीं करना तो ये मत कहो कि मुझे नहीं करना। आप अगर ट्रेंड ब्यूरोक्रेट हैं तो आप उसके 10 तरीके हैं वो काम नहीं करने के। मतलब ओपन कन्फ्रंटेशन में जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओपन कन्फ्रंटेशन का कोई लाभ नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अपना गोल अचीव करना है, या आपको ऑब्जेक्टिव है नाम कमाने का? इसके बड़े इंटरेस्टिंग तरीके हैं। मुर्शिदाबाद में मैंने देखा कि बहुत सारे पुराने पेड़ जो थे वो कट रहे थे, या उनको इंजेक्शन लगा के सुखाया जा रहा सुखाया जा रहा था, जिसका पूरा रैकेट था। और इस रैकेट में सब लोग इन्वॉल्व थे, मतलब टॉप टू बॉटम, सब मतलब लोग। सब तो मतलब काफी सब होते तो मैं भी इन्वॉल्व होता, तो सब नहीं, मतलब एक सेक्शन। तो मैंने सोचा कि इसका अब क्या किया जाए, तो फिर एक क्रिएटिव सोल्यूशन आया दिमाग में। हमने कहा कि ठीक है, हम ये, उन दिनों में सीआरपीसी की 144 होती थी, उसमें बहुत सारी पावर्स थी डीएम के पास। तो मैंने कहा कि पहला तो ये कि लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने से पहले परमिशन मिलेगी। दूसरा मैंने ये कहा कि क्योंकि अभी जिला पंचायत में के स्कूलों में फर्नीचर का बड़ा अभाव है, तो जितने पेड़ सूखेंगे हमारे जिले में, उन सबका जिला पंचायत के स्कूलों में फर्नीचर बना दिया जाएगा। और उसका जो एक रेट, जो भी रेट फॉरेस्ट वाले निर्धारित करेंगे, वो हम जिला पंचायत से देंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक इंसेंटिव था उस पेड़ को गिराने का, वो खत्म हो गया। और आपने इसके साथ साथ स्कूलों में फर्नीचर भी प्रोवाइड कर दिया। और अच्छे, मतलब जिला पंचायत के स्कूलों में इतना बढ़िया फर्नीचर आज तक नहीं आया।
तो आपको देखिए, आपको जो भी सोल्यूशन है, यू विल हैव टू फाइंड अ क्रिएटिव सोल्यूशन। ये कहना कि हम बंद कर दें तो होगा नहीं। जो चीज हो रही है, जो पेड़ ऑलरेडी सूखने के कगार में आ गए, उनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे आप कमर्शियल प्रॉफिट बंद कर दें, ये शायद आपकी कैपेसिटी में है। तो अगेन वही जो बात मैंने पहले की, ये नहीं कि आप हारे या जीते, ये कि आपने कितने गोल बचाए, स्मूथली कैसे निकल जाए आप, कितने गोल आपने बचाए। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि मेरे जिले में मेरे रहते हुए करप्शन नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। मतलब कई लोगों ने पैसे कमाए होंगे, लेकिन किस हद तक मैं उसको रोक पाया, किस हद तक मैं एक फेयर प्रशासन दे पाया, दैट इज द सक्सेस। अब आप टीचर हैं, तो आपकी क्लास में अगर 30 विद्यार्थी हैं तो सब थोड़ी अच्छे अव्वल होंगे, लेकिन उन 30 में से कितने अच्छे हो पाए, कितनों को मैं कंप्लीट फेलियर से बचा पाया, दैट इज द सक्सेस। इट इज नॉट, नो सक्सेस कैन बी यूनिवर्सल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत ही शानदार बात आपने कही, और सीधी आपकी सारी बातें वहीं आ जाती हैं कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी में क्या अच्छा कर सकता हूँ, और मैं किसी भी स्थिति में अपने सिस्टम को कैसे धीरे धीरे कैसे सुधार सकता हूँ, ये बहुत जरूरी है। हम ये गाँव में हर साल करते हैं, हर साल हम देखते हैं कि पिछले साल क्या खामी हुई, क्या गलतियां रह गई, उसको अगले साल कैसे सुधारा जाए। ये हर व्यक्ति अगर करे तो शायद जिंदगी बेटर हो। नहीं, ऐसे ही बेटर होगी, शायद नहीं, मुझे लगता है यही एक रास्ता है कि हम और बेटर, और हम खुश भी होते जाएंगे ना फिर कि अरे देखिए ये हो गया, ये हो गया, और जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत अच्छा होगा। हम भारत के लोग जब हम बात करते हैं, तो आप आज हमारे लोगों के लिए या जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए क्या ऐसी 8-10 बातें बैक टू बैक कह पाएंगे कि ये करें और इसका रिजल्ट देखें? मैं कहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसको अव्वल तरीके से करें, जहां भी जो भी आपकी जिम्मेदारी है। टीचर हैं तो आप सबसे बढ़िया टीचर बने, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो सबसे बढ़िया प्रिंसिपल बने, अगर आप डॉक्टर हैं तो सबसे बढ़िया डॉक्टर बने, अगर आप पुलिसमैन हैं तो सबसे बढ़िया पुलिसमैन बने। क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम जिस भी विधा में हैं, जो भी कर रहे हैं, वी शुड बी द बेस्ट इन दैट। अगर मैं अब शास्त्री जी की बायोग्राफी लिख रहा हूं तो मुझे उनके ऊपर हर सोर्स ढूंढना है, हर चीज उनके बारे में जाननी है, और उसको जितना हो सके, क्योंकि आपकी एक लिमिट है बायोग्राफी की, जितना मैं कर सकूं उतना करूं। अगर देश में, मैंने एक बार कहा था कि देखिए, देश को चलाने के लिए हमें साइंसदानों की जरूरत है, हमें माइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, हमें फार्मासिस्ट की भी जरूरत है, हमें सोल्जर की भी जरूरत है, हमें एक अच्छे सेलर की भी जरूरत है, एक अच्छी एयर होस्टेस की जरूरत है, एक अच्छे पायलट की जरूरत है, अच्छे ग्राउंड हैंडलर की जरूरत है, अच्छे सिग्नल मैन की जरूरत है। तो कौन सी चीज है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी चीज है जो इंपॉर्टेंट है? कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं कई बार अपने अधिकारियों को, ये मत सोचो कि हम ही देश चला रहे हैं, मतलब कभी कभी हमें भी बड़ी बड़ी खुश फहमी होती है कि हम ही देश, अरे हम थोड़ी देश चला रहे हैं, हमारे साथ जो हमारी टीम में लोग सब देश चला रहे हैं। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें एक्सेलेंस, अगर आज आप ये वीडियो बना रहे हैं तो इट शुड बी द बेस्ट वीडियो। हम जो भी कर रहे हैं, आप अभ्यास मंडल चला रहे हैं तो उसमें बेस्ट होना चाहिए, हम जो भी करें उसमें हमें अव्वल होना चाहिए। दिस इज द ओनली मैसेज दैट आई एम। सबसे बढ़िया बात जो आज आप साथ लेके जा सकते हैं कि आप जो हैं, जहां हैं, जो भी काम आपको मिला है, जो भी जिम्मेदारी आपको असाइन की गई है, उसको कितने बेहतर तरीके से करते हैं। नंबर 1, आपके अपनी बेहतरी के लिए भी, समाज की बेहतरी के लिए भी, और परिवार की बेहतरी के लिए। दूसरा, अपने देश को बचाए ऐसे देखने के लिए कि दूसरे लोग चला रहे हैं और वो अच्छे से नहीं चला रहे हैं, ये मेरा देश, मेरा परिवार है। जैसे मैं अपने परिवार को बेहतर 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 चलाने के लिए हर दिन मेहनत करता हूँ या करती हूँ, वैसे ही इस देश में क्या बेहतर कंट्रीब्यूशन मेरा हो सकता है, वहां से आज अभी शुरुआत करें, और तब आप गर्व से कह पाएंगे हम भारत के लोग। आज के कन्वर्सेशन को यहीं खत्म करते हैं, आपसे मुलाकातें होती रहेगी, तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की बातचीत में, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर कोई ऐसा सवाल रह गया जिसका जवाब अभी आपको नहीं मिला है, हमें लिखिएगा जरूर। हम आपके सवाल को लेके फिर आपके पास आएंगे और आपसे वो जवाब लेके आपको उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है।
ऐसी ही किसी अच्छी और शानदार बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।